हेलो स्टूडेंट, महोदय तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का आपका एक टॉपिक स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में बताऊंगा कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है और इसको किस प्रकार से डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उसका इफेक्ट प्रोग्राम पे क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। मैं आपको एक प्रोग्राम की सहायता से, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से और कुछ मैं आपको थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टैटिक डाटा मेंबर। तो शुरू करते हैं। इसकी स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आप जब कोई क्लास में कोई मेंबर बनाते हैं तो वो मेंबर एक नॉर्मल मेंबर होता है और दूसरा होता है आपका स्टैटिक मेंबर होता है। जो नॉर्मल मेंबर के लिए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं क्लास के बाहर, तो वो क्या होता है कि सबके लिए अलग अलग होगा। वो अगर क्या होगा, वो सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर में ऐसा नहीं है। स्टैटिक डाटा मेंबर सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। कोई भी आप बोल सकते हो कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, ये क्या होता है पूरी क्लास के लिए बनाया जाता है। किसको? स्टैटिक डाटा मेंबर को। इसको बनाने के बाद इसको क्लास से बाहर इसको डिफाइन किया जाता है और इसका मान क्या होता है, सभी शेयर करते हैं। सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को शेयर करते हैं। और इसके मेन बात यह है कि इसका जो क्या नाम है वैल्यू, वो आपकी क्या होती है, स्थिर होती है। यानी अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूं तो उसका प्रभाव दूसरे ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, पड़ता है। यानी मैंने अगर स्टैटिक डाटा मेंबर के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा परिवर्तन किया है तो उसका प्रभाव बाकी सभी ऑब्जेक्ट पे भी उसका पड़ेगा। तो किस प्रकार से पड़ता है मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास बनाई है, क्लास है जिसका नाम मान लीजिए एबीसी है। क्लास कौन सी आपकी? एबीसी है। इसमें मैंने दो मेंबर बनाए। जैसे मान लीजिए इंट ए बना लिया और दूसरा मेंबर बना रहा हूं मैं स्टैटिक इंट काउंट। मान लीजिए मैंने ये दो मेंबर बना रखे। ये आपका नॉर्मल मेंबर है और ये आपका स्टैटिक डाटा मेंबर है, क्योंकि मैंने सारी क्या लगा है, स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग किया है। और इसका डाटा किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है और इसका नाम क्या है, काउंट है। तो ये मैंने एक स्टैटिक डाटा मेंबर मैंने बनाया फंक्शन के अंदर, सॉरी क्लास के अंदर। इसमें आपके और भी फंक्शन हो सकते हैं। जब आप इस फंक्शन को, सॉरी इस मेंबर को, स्टैटिक डाटा मेंबर को आपने यहाँ क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो आपको एक बार क्लास से बाहर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए सबसे पहले आपको इसका डाटा टाइप बताना पड़ेगा। वो कौन सा आपका है, इंट है। फिर क्लास का नाम क्या है आपका, एबीसी, तो एबीसी। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर स्टैटिक डाटा मेंबर का नाम कौन सा है, आपका काउंट। तो इसको क्लास से बाहर डिफाइन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए मैंने क्या है कि तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। मैंने क्या है कि तीन ऑब्जेक्ट मैंने इसके लिए डिक्लेयर किए, जो आपका जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक्स, वाई और जेड। ये आपके तीन ऑब्जेक्ट मैंने क्या है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें क्या है कि मैं सबके लिए मान इसमें दे रहा हूं। अब इसे मान लीजिए आपका जो काउंट प्रकार का जो स्टैटिक आपका स्टैटिक डाटा मेंबर है, वो क्या करेगा, इन तीनों के लिए एक ही होगा। इन तीनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा। और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो तीनों पे पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एक्स में भी आएगा, वाई पे भी आएगा और जेड पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई एक्स में एक्स ऑब्जेक्ट के द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो इसका प्रभाव वाई पे भी आएगा और जेड पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये स्टैटिक डाटा मेंबर होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए डिक्लेयर नहीं किया जाता, बल्कि क्लास के अंदर सभी ऑब्जेक्ट के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है, या बोल सकते हो इसको यूज क्लास के लिए किया जाता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। मैं आपको एक प्रोग्राम की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करता हूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आपका यूज हुआ है। तो अपने शुरू करते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है इसका।
हाँ, इसकी एक मेन बात हो कि जब आप उसको डिक्लेयर करते हो स्टैटिक डाटा मेंबर को, तो इसका जो डिफॉल्ट मान होता है वो कहाँ से शुरू होता है, इसका 0 से शुरू होता है। और आप चाहो तो इसका मान जब आप क्लास से बाहर इसको डिफाइन कर रहे हो तो आप उसमें इसका मान, इसका डिफॉल्ट मान भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। नहीं तो इसका ये अपना क्या मानता है डिफॉल्ट, अगर आप कुछ मान नहीं देते हैं डिफाइन करते समय तो ये अपना मान 0 लेके चलता है, यानी इसका डिफॉल्ट मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपका हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। ये तो आपकी क्या होगी, 2 हेडर फाइल होगी जो मैंने यहाँ पे बना दी है। अब क्या करते हैं कि अब एक क्लास बनाते हैं। तो मैं बनाता हूँ क्लास का नाम जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया टेक्स्ट, मैं क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। अब मैं इसमें 2 डाटा मेंबर में डिक्लेयर करूंगा। एक तो होगा आपका नॉर्मल डाटा मेंबर और दूसरा होगा आपका स्टैटिक प्रकार का डाटा मेंबर। तो मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ एक मेंबर, मैंने लिखा इंट, मैं क्लास में लिखा मैंने इंट तो क्या हो गया, डाटा मेंबर का प्रकार हो गया। और मैंने यहां दे दिया मान लीजिए एन दे दिया, इसका नाम क्या है, एन है। दूसरा मैं करता हूं स्टैटिक प्रकार का, स्टैटिक जिसका डाटा क्या है, इंट प्रकार का है और उसका नाम मैंने दिया मान लीजिए काउंट। ये मैंने क्या किया, 2 डाटा मेंबर मैंने क्या किए हैं कि मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें 2 फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। क्या करूंगा, 2 फंक्शन और बनाऊंगा जो क्या करेगा, वैल्यू को लेगा और जो दूसरा क्या करेगा कि आपके स्टैटिक डाटा मेंबर के आउटपुट को प्रिंट करेगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं और मैं चाहता हूं इसको फंक्शन को मैं क्लास से बाहर डिफाइन करूंगा, इसको भी फंक्शन को भी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको पहले बताऊंगा कि मैं इसमें ये फंक्शन बनाऊंगा, यानी उसका प्रोटोटाइप आपको बताना पड़ेगा। और मैं फंक्शन बना रहा हूं क्लास के पब्लिक पार्ट में। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट पार्ट है। अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या कौन सा पार्ट हो गया, प्राइवेट पार्ट हो गया। अब मैं पब्लिक पार्ट में क्या करता हूँ, फंक्शन को प्रोटोटाइप बताता हूं मैं। तो मैंने लिखा पब्लिक, इसमें मैं 2 फंक्शन ले रहा हूं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक तो है void get well, यानी गेट वैल्यू, मैं शॉर्ट नाम दे दिया void get well। इसमें जो पैरामीटर लूंगा मैं वो किस प्रकार का होगा, आपका इंटीजर प्रकार का होगा। तो मैंने लिख दिया इंट। और एक मैं फंक्शन ले रहा हूं जो बना रहा हूं मैं, वो क्या करेगा, आपके इस स्टैटिक डाटा मेंबर को काउंट को क्या करेगा, इसका आउटपुट आपको दिखाएगा। तो मैंने एक बनाया और void, उसके लिए मैं दे दिया डिस्प काउंट, मैंने दिया डिस्प यानी डिस्प्ले काउंट के लिए मैंने बना दिया। और उसका प्रोटोटाइप मैंने कर दिया void दे दिया, यानी ये void प्रकार का होगा आपका। तो ये मैंने 2 फंक्शन मैंने यहाँ पे, इसका प्रोटोटाइप मैंने क्लास के अंदर बता दिया है। और आपकी क्लास क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, या क्लास यहाँ पे आपकी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं पहले फंक्शन को क्या करूँ, क्लास से बाहर डिफाइन करूंगा। तो क्लास से बाहर डिफाइन करने से क्या जो रूल्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्लास का नाम। तो क्या आएगा सबसे पहले, वही टेस्ट मैं लिखता हूं, इसको मैं कहता हूँ काम से इसको void करता हूं मैं, void टेस्ट। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका क्या आएगा, आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया। ये क्या करता है कि क्लास से बाहर किसी क्लास मेंबर को डिफाइन करने के काम आता है, या किसी ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने के काम आता है। मैंने बता चुका आपको। या तो क्या करेगा ये कि या क्लास के मेंबर को क्लास से बाहर डिफाइन करने का काम आएगा, कौन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, या फिर किसी ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने के लिए काम आएगा जब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम एक साथ ही हो, एक समान हो। इस स्थिति में क्या करेगा,
कि ग्लोबल वेरिएबल के मान को पढ़ने का काम क्या करेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काम आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, गेट वेल, फंक्शन का नाम गेट वेल, इसमें मैं दिया मान लीजिए इंट एक्स, इंट मैंने एक्स इसमें ले लिया, इसका पैरामीटर ले लिया मैंने। अब इसमें करना क्या है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें मान को इंसर्ट कर रहा हूं, यानी मैं एक्स का मान का डालूंगा एन के अंदर, या आपके जो लोकल वेरिएबल है, सॉरी जो आपका नॉर्मल प्रकार का डाटा मेंबर, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके एक्स के मान को इसके अंदर मैं डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एन बराबर एक्स, मैंने क्या कर दिया, एन बराबर मैंने एक्स कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसके सी आउट के द्वारा मैं इसके मान को देखना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए यहां लिख रहा हूं, मैं क्या लिखता हूं, सी आउट मैसेज आ जाएगा, नंबर इज, ये तो क्या आएगा आपका मैसेज आएगा नंबर इज। अब इसका मान देखना है तो मैंने दे दिया एन, तो क्या होगा, एक्स का मान कहां चला जाएगा आपका, एन के अंदर चला जाएगा, यानी जो आप मान दोगे वो कहां जाएगा आपका, एन नाम के डाटा मेंबर में आ जाएगा। और उसका क्या हो गया, मान आपका देख लिया। और मैं क्या करूं, काउंटर को मैं इंक्रीज करता हूं, मैं क्या करता, काउंटर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना होगा काउंटर प्लस प्लस, काउंट है ना, क्या नाम दिया, काउंट दिया हो ना, काउंट प्लस प्लस, मैं इस काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करूंगा, प्लस प्लस करूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, काउंट प्लस प्लस, जो एक एक मान क्या करेगा आपका इंक्रीमेंट होगा। जब भी आपका ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो उसका जो काउंटर आपका क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन यहां पर क्या हो गया, बंद। अब जो आपका दूसरा फंक्शन है डिस्प काउंट, ये क्या करेगा कि ये आपके मान को देखने काम आएगा। क्या करेगा, मान को देखने के काम आएगा। तो मैं लिख दिया यहां पर void टेस्ट, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया आपका। अब वेरिएबल का, सॉरी फंक्शन का नाम आपका डिस्प काउंट है, तो मैं दिया डिस्प काउंट। इसका डाटा किस प्रकार का, सॉरी पैरामीटर किस प्रकार का है, void प्रकार का, मैंने क्या लिख दिया, void लिख दिया। इस फंक्शन में क्या करेंगे, इस फंक्शन में केवल काउंट की वैल्यू को अपने आउटपुट ग्रुप में देखेंगे कि काउंट मतलब क्या हुआ है, यानी आपका स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर में क्या प्रिंट होगा, इसको अपने यहां पर देखेंगे। कौन से फंक्शन में, डिस्प काउंट फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं सी आउट। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक मैसेज देता हूं यूजर के लिए, मैं लिखा काउंटर इज, ये मैसेज आ गया आपका। अब इसमें देना है आपका काउंट वेरिएबल का मान देखना है, मैंने काउंट वेरिएबल का मान इसमें देख लिया। अब क्या हो गया कि अब इसमें मैं इस फंक्शन को मैं क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, फंक्शन को क्लोज कर देता हूं। ये फंक्शन आपका इतने करेगा। अब मुझे अगर स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज में लेना है तो मुझे क्लास से बाहर इसको एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है, आपका क्लास का, सॉरी पहले क्या आएगा आपका, इसका डाटा टाइप कैसा प्रकार का है, इंट प्रकार का है। तो लिखूं मैं इंट, फिर क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर स्टैटिक डाटा मेंबर का नाम वो क्या है, काउंट। तो मैंने दिया काउंट। तो ये क्या होगा, मैंने क्लास से बाहर इसको मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया किसको, स्टैटिक डाटा मेंबर को। तो ये काम हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन के अंदर मैं इनको अलग अलग कॉल करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेन फंक्शन लिखता हूं। तो ये क्या होगा आपका, इंट मैन, मैंने क्या है, मेन फंक्शन मैंने लिख दिया। ये आपका मेन फंक्शन शुरू, इसमें मैंने लिख दिया, चलो CLR SCR, ये फंक्शन लगा दिया। अब क्या करना है कि मुझे इनके लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। इनको एक्सेस करने के लिए फंक्शन को और आपके डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है, तो मैं लिखूंगा पहले टेस्ट, टेस्ट लिख दिया। और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए A1, A2, A3। मैंने 3 ऑब्जेक्ट इसमें डिक्लेयर किए हैं, A1, A2 और A3। ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिए, इसमें डिक्लेयर कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपका जो ये डिस्प फंक्शन है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, देखूंगा कि इसमें आपके काउंटर में क्या मान प्रिंट हुआ है। जो आपका ये डिस्प फंक्शन है, आपका गेट वेल तो ये रहा, और डिस्प ये रहा, आपके काउंटर में क्या मान प्रिंट हुआ है पहले मैं इसको देखना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा A1 डॉट डिस्प काउंट, A2 डॉट डिस्प काउंट, A3 डॉट डिस्प काउंट। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट से मैंने इसका मान देखा कि तीनों ऑब्जेक्ट से मैंने इस फंक्शन को कॉल किया कि काउंटर में क्या वैल्यू आपकी आउटपुट में दिखेगी। ये मैंने क्या कर दिया, इसमें पहले मान देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब गेट वेल फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें मैं वैल्यू दूंगा। उसमें क्या करूंगा, मैं वैल्यू दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैरामीटर वो किस प्रकार का है, एक्स प्रकार का है, यानी सॉरी इंटीजर प्रकार का है। तो मैं इंटीजर मान इसमें दूंगा उसको कॉल करते समय। तो मैं यहां कॉल कर रहा हूं उसको, मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं A1 डॉट गेट वेल, और ऐसे मान दीजिए, मान लीजिए मैंने 10, कितना मान दे दिया मैंने, 10 दे दिया। A2 डॉट गेट वेल, इसमें मान लीजिए मैंने 20। A3 डॉट गेट वेल, ये मैंने मान लीजिए मैंने 30। मैंने सबसे पहले क्या किया, डिस्प काउंट फंक्शन को कॉल किया कि काउंटर में क्या मान है उसको देखूंगा मैं। फिर उसके बाद मैंने गेट वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल किया कि मैं इसमें मान दे रहा हूं कि इस नॉर्मल वेरिएबल में आपके क्या मान आया है वो देखेंगे। और इसके द्वारा अपने इसके मान को देखा, काउंट मान को, मैंने स्टैटिक मेंबर के मान को देखा है इसके द्वारा, और गेट वैल्यू द्वारा देखा है मैंने, इसमें मान दिया है, किसमें, आपके नॉर्मल डाटा मेंबर को मैंने मान दिया है गेट वैल्यू के द्वारा। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं दोबारा डिस्प काउंट फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा इन तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो मैं लिखता हूं A1 डॉट डिस्प काउंट, A2 डॉट डिस्प काउंट, A3 डॉट डिस्प काउंट। मैंने इन डिस्प काउंट फंक्शन को दोबारा मैंने कॉल किया है कि अब काउंटर में तो क्या वैल्यू आपकी आएगी। भाई जो आपने क्या है कि पहले वैल्यू देने से पहले क्या मान था, वैल्यू देने के बाद क्या मान हुआ, तो आप काउंटर में क्या मान आया है इसको अपने देखेंगे इस फंक्शन द्वारा। इन तीनों ऑब्जेक्ट द्वारा मैंने क्या किया, दोबारा फंक्शन को मैंने कॉल किया है। अब आपका क्या हो गया, अब मैं आपका प्रोग्राम खत्म। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर गेट ch और आपका रिटर्न 0, ये आपका मेन फंक्शन खत्म। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आउटपुट क्या दिखाएगा, पहला आपका जो काउंटर मान कितना है, यहाँ पर जो मैं कॉल किया था मैं बताया था, जब आप मैंने यहाँ पर काउंटर को मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, सो डिफाइन किया है, तो मैंने यहाँ पर कोई मान नहीं दिया इसका। तो कितना मान है इसका 0 मान है। अगर मैं चाहता हूँ मान दे सकता हूँ तो मैं यहाँ पर ये भी दे सकता था, जैसे मान लीजिए मैंने शुरुआती मान दे दिया 10 दे दिया, तब क्या होगा कि इसका शुरुआती मान कितना है 10 है, लेकिन मैंने अभी कोई मान नहीं दे रखा है तो उसमें क्या होगा, अभी 0 होगा। कितना होगा 0। तो अभी मैंने इसमें कोई मान नहीं है, तो अभी क्या आपका जो प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा 0 0 0 तीनों ऑब्जेक्ट के लिए A1 A2
A3 के लिए आपका क्या प्रिंट हुआ 0 0 0। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये A1 के द्वारा गेट वैल्यू 10 दिया है, A2 के द्वारा मैंने 20 दिया है, A3 के द्वारा मैंने 30 दिया है। वो क्या आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी नॉर्मल डाटा मेंबर के लिए मैंने ये मान दिया था, इसमें मैंने क्या मान रखा 10 20 30, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 10 20 और 30 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रिंट होगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मान इसमें क्या काउंट प्लस प्लस किया था, मतलब इसमें काउंट की इंक्रीमेंट किया था मैंने। तो जब आपका जब A1 डॉट गेट वैल्यू में मैंने 10 दिया तो यहाँ पर 10 आ गया, उसके साथ ही क्या होगा इसके काउंटर में एक मान बढ़ गया, इसके काउंटर में क्या हुआ एक मान आपका बढ़ गया वो 1। अब वो 1 हुआ है तो वो 1 क्या है तीनों के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है तीनों के लिए हुआ है। लेकिन मैंने जब दोबारा A2 गेट वैल्यू 20 दिया तब क्या हुआ उसने 20 प्रिंट कर दिया और काउंटर में क्या होगा दोबारा आपका एक इंक्रीमेंट और हो गया। अब आप काउंट में कितना हो गया 2 हो गया। अब वो 2 किसके लिए होगा इन तीनों के लिए होगा A1 A2 A3 जो आपका डिस्काउंट फंक्शन होगा। तो ये क्या होगा दोनों के लिए सॉरी तीनों के लिए क्या होगा आपका 2 वैल्यू आ गई। जब मैंने A3 डॉट गेट वैल्यू में 30 दिया तो आपका 30 यहाँ प्रिंट हो गया, लेकिन साथ में क्या हो गया काउंटर का एक मान और बढ़ गया, आप 2 की जगह क्या हो गया 3 हो गया। तो अब जो आंसर आएगा आपका यहां पर मैंने जो कॉल किया A1 डॉट डिस्काउंट A2 डॉट डिस्काउंट A3 डॉट डिस्काउंट फंक्शन को कॉल किया है तीनों को। अब तीनों के मान क्या होगा आपका एक समान होगा 3 3 3। क्यों, क्योंकि ये मैं बताया था आपका कि इसका प्रयोग सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक किया जाता है, किसी एक के लिए नहीं होगा। इसमें क्या था आपका नॉर्मल के लिए क्या था सबके लिए अलग अलग है, तो इसमें में क्या सबके लिए अलग अलग है। जैसे इसमें 10 अलग था 20 अलग था और 30 अलग था, सबके लिए अलग अलग मान था। लेकिन इसमें क्या सबके लिए मान आपका एक समान ही है 3 3 3 और 0 0 0। ये आपका काउंटर से पहले और ये काउंटर के बाद में क्या मान प्रिंट हुआ ये मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कुछ विजुअलाइज करके तो किस प्रकार से होगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट लिए A1 A2 और A3, यहां पर 3 ऑब्जेक्ट थे मैंने जो आपको यहां डिफाइन किए थे A1 A2 और A3। अब इसमें मैंने ये तीनों के लिए मान के अब जो नंबर के लिए मान भी क्या होगा जो n था आपका वेरिएबल उसके लिए भी क्या होगा मान आपका होगा, इसके लिए भी क्या होगा तीनों ऑब्जेक्ट काम करेंगे। भाई जब एक ऑब्जेक्ट आपने 3 ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर किए हैं तो वो क्या होगा n के लिए भी होगा 3 ऑब्जेक्ट, तो n के लिए भी आपके क्या है 3 ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल डाटा मेंबर था उसमें आपने वैल्यू दी थी 10 20 और 30, ये सबके लिए अलग अलग थी। ये क्या थी सबके लिए अलग अलग थी। स्टैटिक डाटा मेंबर को जब आप यूज में लेते हैं तो वो क्या होता है सबके लिए होता है और वो अलग से मेमोरी में स्टोर होता है, वो क्या होता है अलग से मेमोरी में स्टोर होता है। जबकि जो आपका नॉर्मल डाटा मेंबर होता है वो क्या होता है एक ही मेमोरी लोकेशन पे आपका क्या होता है स्टोर होता है, लेकिन उसके पार्ट अलग अलग होते हैं, उसके मेमोरी के हिस्से अलग अलग होते हैं, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपकी एक ही होती है। अब जो आपका जो काउंट आपका जो स्टैटिक डाटा मेंबर था वो क्या करेगा इन तीनों को एक साथ काम में लेगा। यानी जो आपका जो नॉर्मल डाटा मेंबर था उनके लिए सबके मान अलग अलग था, लेकिन इनके लिए क्या सबका मान एक जैसा। तो इसमें क्या आएगा सबके लिए 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 बार मैंने क्या किया फंक्शन को कॉल किया है और तीनों बार क्या ऐसा काउंटर का मान आपका बढ़ा है। तो ये था आज का टॉपिक स्टैटिक डाटा मेंबर। मैं आपको बताता हूं दोबारा बताता हूं स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है। स्टैटिक डाटा मेंबर एक ऐसा विशेष प्रकार का डाटा मेंबर होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता बल्कि पूरे क्लास के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने एक क्लास के अंदर 2 या 2 से अधिक आपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए हैं तो वो 2 से अधिक ऑब्जेक्ट वो क्या नाम है स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए क्या होगा एक जैसा होगा सबके लिए। जबकि नॉर्मल डाटा मेंबर में क्या होता है सबके लिए अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है कि एक ही कॉपी को रखता है, उसकी कॉपी क्या बनती है एक ही बनती है। जैसे कॉपी यहाँ पे एक बनी है लेकिन इसकी कॉपी क्या बनेगी तीनों के लिए अलग अलग बनेगी। अगर कौन सा नॉर्मल डाटा मेंबर है तो क्या होगा तीनों कॉपी अलग अलग बनेगी। जबकि स्टैटिक डाटा मेंबर है
तो इसकी कॉपी आपकी क्या होती है, एक ही बनती है। और ये अपनी मेमोरी लोकेशन को अलग से स्टोर करता है, यानी ये मेमोरी में अलग से स्टोर होता है। और इसका यूज क्या होता है कि आपके मान को सभी वेरिएबल के लिए एक जैसा दिखाना। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में परिवर्तन हुआ है तो वो परिवर्तन क्या होता है, सबके लिए होता है। जैसे अब यहाँ पे किया मैंने, जब आपका काउंटर मान 1 हुआ था तो तीनों के लिए क्या था, 1-1 था। जब मैं 2 को कॉल किया तो क्या हुआ, काउंटर मान बढ़ा यहाँ पर, तो क्या हुआ, वो सबके लिए 2-2 हो गया था। फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो क्या हो गया, इसका काउंटर मान बढ़ा तो क्या हो गया, सबके लिए क्या हो गया, 3-3 हो गया था। तो ये क्या करता है कि सबके लिए एक जैसा मान आपको दिखाता है। तो ये आज का टॉपिक था स्टैटिक डाटा मेंबर। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें बनाऊंगा मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जिस प्रकार से डाटा मेंबर है उस प्रकार से आपका क्या है, मेंबर फंक्शन में आपको बना के बताऊंगा कि आपका वो किस प्रकार से बनता है। ये आपका जो टॉपिक था वो आपका था स्टैटिक क्लास मेंबर का एक हिस्सा है। क्या है, स्टैटिक क्लास मेंबर का एक हिस्सा है। क्लास में 2 चीज होती है, एक डाटा मेंबर होता है, एक डाटा फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है। तो मैंने स्टैटिक डाटा मेंबर मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।